हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में हमने जो है फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो था वेन डायग्राफ जनरेटर था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। चैप्टर का नेम भी हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और अब तक हमने क्या कुछ रीड किया है उसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दो चैप्टर हम कर चुके हैं जो आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर आते हैं। टोटल यूनिट्स आपको कितनी करनी है? 10। तो अभी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने जो देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने स्टडी की और चार्ज भी किस पोजीशन में? रेस्ट पे। इलेक्ट्रिक चार्ज आपका रेस्ट पे था, उसके बारे में हमने स्टडी की। तो जो फिजिक्स की जो स्टडी है, जब चार्ज रेस्ट पे हो तो उसको हमने शुरू में ही फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था, जो उसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? चार्ज एट रेस्ट, या उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। लेकिन अब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा चार्ज रेस्ट पे था फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, अब उसको हम यहाँ से चलाएंगे, मूव करवाएंगे उसको। तो जब वो मूव करेगा तो स्टैटिक की जगह क्या आ जाएगा? डायनामिक वर्ड आ जाएगा। उसको हम बोलते हैं डायनामिक्स ऑफ चार्ज। डायनामिक्स ऑफ चार्ज, डायनामिक वर्ड जहाँ पे आ जाए उसका मतलब मोशन की बात होती है। तो जो करंट है उसका मतलब क्या होता है? मोशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है आपका करंट बनाएगा, कैसे बनाएगा वो देख लेते हैं। देखिए, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आपका मोशन में है तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो करंट है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी वो देख लेते हैं। देखिए, जब भी आपके पास कोई दो बॉडी हैं, चार्ज हैं, जैसे मान लेते हैं बॉडी 1 बॉडी 2, इसके ऊपर चार्ज Q1, इसके ऊपर चार्ज Q2। क्लियर है? पोटेंशियल दोनों की अलग अलग है। मान लेते हैं इसकी पोटेंशियल V1, इसकी पोटेंशियल V2, और मान लेते हैं V1 बड़ा है V2 से। तो जैसे हम इन दोनों बॉडीज को जोड़ेंगे तो यहाँ से जो चार्ज है आपका फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इसकी तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है। पोटेंशियल ज़्यादा का मतलब यहाँ पे जो चार्ज उनकी एनर्जी हाई है और यहाँ पे एनर्जी लो है। तो हमेशा जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका चार्ज मूव करेगा, और इस चार्ज की मूवमेंट से हमारा क्या बनेगा? करंट बनेगा। और ये मूवमेंट कब तक होगी? जब तक हमारी इस बॉडी की पोटेंशियल और इस बॉडी की पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। क्योंकि जब इक्वल हो जाएंगे तो दोनों प्रकार तरफ जो है एनर्जी इक्वल, तो चार्ज को मूव करवाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए दोनों तरफ से, वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो उस केस में अपना जो चार्ज आगे मूव नहीं करेगा। तो देखिए किस प्रकार से डिफाइन करेंगे करंट को। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट, कि किसी कंडक्टर के अंदर से जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है वो क्या बनाता है? एक इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। क्लियर है? अगर इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया। अब जो कंडक्टर होगा, मान लेते हैं वायर है, इस प्रकार की वायर जो सिलेंड्रिकल शेप की होती है, तो इसका ये कुछ ना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। इसने बताया कि जो इस कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा, इसके इस एरिया के थ्रू यहाँ से करंट, मान लेते हैं आपका जो करंट फ्लो करेगा, इसको हम फ्लो ऑफ चार्ज के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर रखें। मान लेते हैं चार्ज इस प्रकार से फ्लो करता है आपका इस डायरेक्शन में, तो ये आपका इसके साथ कैसा हुआ? परपेंडिकुलर हुआ। ये आपका एरिया, इधर आपका चार्ज फ्लो करता है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज इस एरिया को क्रॉस करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इसका करंट बोलेंगे। क्लियर है? जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे हम बैठ जाते हैं स्टॉप वॉच लेके, और इधर से आने वाले चार्ज को काउंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि हर सेकंड में कितना चार्ज इस एरिया को क्रॉस करता है। फॉर एग्जांपल 10 चार्ज एक सेकंड में गए, तो वो हमारा क्या बनेगा? इसका करंट। अगले सेकंड में हमने देखा 12 चार्ज गए, तो इसका मतलब करंट क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। अगले सेकंड में देखा कि 8 चार्ज गए एक सेकंड में, तो हमारा करंट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ये तो केस है तब जब अलग अलग टाइम में अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज पास करता है। लेकिन हो सकता है कि स्टेडी करंट हो। स्टेडी करंट का मतलब लगातार एक जैसा चार्ज जो है वो फ्लो होता है, मतलब हर बार हर सेकंड में 10 10 10 इतना चार्ज फ्लो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको इलेक्ट्रिक करंट। अगर एक जैसा है तो स्टेडी, नहीं तो अपना वेरिएबल। करंट की आपको डेफिनेशन क्या लिखनी? सिर्फ ये लिखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। सिर्फ आपको ये वर्ड याद रखना, ये मेन वर्ड है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी को हम बोलते हैं करंट।
देखिए मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे इसको, हम मान लेते हैं, पहले वेरिएबल के लिए करते हैं कि डेल्टा क्यू चार्ज पास करता है एरिया से, जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वायर का, टाइम टी टू टी प्लस डेल्टा टी। मतलब जब हमने देखना शुरू किया और तब टाइम टी था, उसके बाद हमने डेल्टा टी टाइम तक उसको देखा, तो इतने टाइम में हमारा डेल्टा क्यू चार्ज वहां से पास हुआ। तो देखिए टाइम डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, बहुत थोड़े टाइम के, जिसका अप्रोक्सीमेटली 0 लिमिट लेते हैं। तो देखिए इतना चार्ज डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम में हमारा फ्लो हुआ। अब ये क्वांटिटी आपकी बहुत स्मॉल है, तो इसको हम डी क्यू डिवाइड डी टी से लिख सकते हैं। डी क्यू बाई डी टी का मतलब कितना चार्ज कितने टाइम में यहाँ से फ्लो हुआ। ये तो है वेरिएबल के लिए, लेकिन अगर इसको हम स्टेडी करंट के लिए लिखें, इफ करंट इज स्टेडी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद टाइम। जैसे हमने लिखा था कि 10 हर सेकंड में इतना चार्ज आपका फ्लो करता है, तो इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चेंज नहीं होता। तो उसके लिए आपका ये जनरल फॉर्मूला होता है, चार्ज बाई टाइम। इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल, इसको आई से लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक चार्ज बाई टाइम। ये आपका फॉर्मूला रहेगा क्यू बाई टी का। इस फॉर्मूला को आप अच्छे से याद कर लें, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पे क्यू आपका क्या है, चार्ज जो एक गिवन एरिया के अंदर से टाइम टी में फ्लो होता है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी। एसआई यूनिट आपको पता करंट की क्या होती है, एम्पियर होती है। अब एम्पियर आपको पता है, जब भी कोई यूनिट की हम बात करते हैं तो उसकी 1 यूनिट को हम डिफाइन करते हैं। आपके पास फॉर्मूला है क्यू बाई टी, चार्ज बाई टाइम। 1 कैसे डिफाइन करते हैं, देखो चार्ज का लिए 1 क्या आएगा, 1 कूलम, और टाइम के लिए 1 क्या आएगा, 1 सेकेंड। तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि जब 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के एरिया से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो, तो हम क्या बोलेंगे, कितना करंट है, 1 एम्पियर। देखिए प्रॉपर डेफिनेशन कैसे होगी इसकी, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेज एन एरिया, कि अगर 1 कूलम चार्ज एक एरिया को क्रॉस करता है इन 1 सेकेंड, देन द करंट थ्रू दैट एरिया इज 1 एम्पियर। जैसे ये आपका कंडक्टर है, ये इसका एरिया है, हमने यहाँ से इसको देखा, 1 सेकेंड के अंदर यहाँ से 1 कूलम चार्ज फ्लो किया, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे करंट कितना है, 1 एम्पियर है। क्लियर है, ये आपकी जो है 1 एम्पियर की डेफिनेशन रहेगी। और 1 एम्पियर की ऐसा यूनिट क्या है आपकी, करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। देखिए जो हम पीछे सी की जगह हम वैल्यू रखते रहे, जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते रहे जहाँ पे चार्ज होता था, वहाँ पे हम ये लिख देते थे एम्पियर सेकंड, वो हम यहीं से बनाते थे। देखिए अब यहाँ पे कूलम को लिखे, सेकंड को इधर ले गए, तो क्या बन जाता था, एम्पियर और सेकंड। क्लियर है, इस प्रकार से हम जो कूलम था उसको एम्पियर सेकंड की टर्म में, सेकंड को किससे लिखेंगे, टाइम से। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम इस प्रकार से बनाते थे सी का, इस रिलेशन से। नेक्स्ट जो है हम कुछ बेसिक यूनिट्स देख लेते हैं इसकी, कि क्या क्या यूनिट्स हैं। बेसिकली ऐसा यूनिट तो एम्पियर है, लेकिन इसकी जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो आपकी है मिली एम्पियर, 10⁻³ लिखेंगे इसको 1 MA से। माइक्रो एम्पियर इस सिंबल से लिखेंगे 10⁻6 एम्पियर। इसके बाद जो हमारे डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं, घरेलू उपकरणों में 1 एम्पियर होता है, लेकिन अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग होते हैं। जो हैवी होते हैं वो 5 एम्पियर तक की भी हो सकते हैं। और जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली जो है बारिश के समय पे या जो तूफान होता है उस टाइम पे जो लाइटनिंग होती है थंडरस्टॉर्म के टाइम, वो 10⁻4 एम्पियर तक का करंट पैदा करती है। और जो हमारी नर्व्स हैं, आपको पता है जो हमारी नर्व्स हैं वो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा मैसेज ट्रांसफर करती हैं हमारे ब्रेन तक, तो वो कितना करंट कैरी करती हैं, 10⁻6 एम्पियर। और -6 का मतलब कितना है, लगभग 1 माइक्रो एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, आज हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट आपका है कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स। कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक करंट्स का मतलब क्या है, कन्वेंशनल तो है जो हम मानते हैं, जो हमारी धारणाएं हैं, और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो एक्चुअल में है। तो देखिए आपको ये पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, पता पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन्स को तो निकाल ही नहीं सकते हम। फ्री कौन होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मूव कौन करता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। लेकिन कन्वेंशनली हमने क्या माना है, देखो बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ मूव करता है उसकी डायरेक्शन को हम क्या मानते हैं, करंट की डायरेक्शन मानते हैं। अब देखो जैसे मान लिया नेगेटिव चार्ज इधर चल रहा है आपका, तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव कहाँ चलेगा, इसके
अपोजिट डायरेक्शन में। तो जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसको हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानते हैं कन्वेंशनली। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में हमें क्या लेना चाहिए था, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलता है उसकी डायरेक्शन हमें माननी चाहिए थी करंट की। तो कन्वेंशनल तो जो हमने माना उसको मानते हैं हम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ, और इलेक्ट्रॉनिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो क्या होते हैं, देखिए हाउएवर नेगेटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन या जो नेगेटिव चार्ज मूव करता है वो इक्वल ही होता है पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के। As the electrons are negatively charged particles, so the direction of electronic current is opposite to that of conventional current। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट की डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, कन्वेंशनल का उल्टा। तो उल्टे का मतलब जिस तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में। ये देखिए यहाँ से दिखाया गया है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, और जिस तरफ नेगेटिव मूव करता है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन। और प्रैक्टिकली हम जो लेंगे इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही डायरेक्शन हम लेंगे। कन्वेंशनली हम यही मानते आए यहाँ तक, तो पॉजिटिव से नेगेटिव वाली ही हम करंट की डायरेक्शन मानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए करंट के अंदर आपका जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको आप क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बाद भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, देखिए जब हम इसका एडिशन करते हैं तो वेक्टर अगर होता तो वेक्टर लॉ, जो वेक्टर के एडिशन के जो लॉ हैं, ट्रायंगल्स लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वो हमें लागू करने चाहिए थे। लेकिन इसके इलेक्ट्रिक करंट केस में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऑर्डिनरी अलजेब्रा से ही इसको ऐड करके इसकी वैल्यू निकाली जाती है। जैसे ये दिया गया है आपको, ये करंट 3 एम्पियर यहाँ से जाता है और ये 4 एम्पियर करंट यहाँ से जाता है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो देखो दो वेक्टर ऐसे हैं, 1 2, अगर हम इसको वेक्टर मान के चलते तो इसका रिजल्टेंट आपको पता क्या होता, ये बड़ा होता, और यहाँ से आप इस प्रकार से ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का लगा के इसकी वैल्यू निकालते। लेकिन इसके केस में वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इन दोनों का अलजेब्रिकली सम कर दिया जाता है। 3 + 4 कितना बन जाता है, 7 एम्पियर। तो इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो अलजेब्रिकली ऐड करके निकाला जाता है। डायरेक्शन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। ये आपका इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ बेसिक जो थी आपकी टर्म्स थी जो हमने आज की हैं। इस पे जो करंट के फॉर्मूला पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जो आपको सोल्व करके देने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैसेज कर देना, उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।